हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 10 ऑफ आर रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने थोड़ा सिंपल रखा है क्योंकि हम ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, हम बहुत स्टेप अप करके आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मुझे लगा कि मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो हैं उनको कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये एक्सटेंशंस जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अभी ये एक्सटेंशंस हमें कहीं कहीं पर एरर भी शो करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो आपको रिएक्ट नेटिव के अपने प्रोजेक्ट में मतलब वीएस कोड में इन एक्सटेंशंस को जो है वो इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्प ही करने वाले हैं ये एक्सटेंशंस जो हैं। हालांकि मैं आपको वो वाले एक्सटेंशंस बताऊंगी जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हो, जिससे ये जनरली हमारा काम जो है वो आसानी बनाने वाले हैं। तो इसीलिए हम चलते हैं वीएस कोड पर और वहाँ चल के अपने इन एक्सटेंशंस को देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये वीडियो रिलेटिवली बाकी वीडियोज़ के मुकाबले कम मतलब थोड़ी छोटी होगी और कम प्रेशर वाली होगी। मतलब आपको ये नहीं फील होगा कि अरे यार इतना सब कुछ हम पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ हम प्रेशर फील हो रहा है दिमाग में। नहीं, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इजी गोइंग है। और चलते हैं अपनी वीएस कोड पर, जहाँ पे हम अपने एक्सटेंशन को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे वो देख लेते हैं। तो वीएस कोड में ये हमने लास्ट काम किया था। मैं एक बार इसको बंद कर देती हूँ। नो डोंट सेव हमने, क्योंकि आई होप आप सब ने नोट्स बना ही लिए होंगे। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं एक्सटेंशन में। यहाँ ये कुछ एक्सटेंशंस दिखाएगा जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको लेकिन हर एक एक्सटेंशन बताऊँगी क्यों यूज़ कर रही हूँ, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं हम कलर हाईलाइट पर। अब कलर हाईलाइट जैसे ही आप लिखोगे तो बहुत सारी एक्सटेंशंस जो हैं वो आ जाएंगी। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हम अपनी ऐप में कलर्स डिफ़ाइन करेंगे, जैसे ये करना ही चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होता है कि जैसे ही आप अपनी ऐप में कुछ प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर्स ये सब आप डिफ़ाइन करोगे, जब आप अपनी थीम बनाओगे उस टाइम पे आपको ये जो कलर हाईलाइट है ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे ही आप कलर कोड टाइप करोगे तो क्या होगा कि वो वाला जो कलर है वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। हम क्या करते हैं अपने यूटिलिटी में, फ़िलहाल क्या करते हैं, यूटिलिटी में एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं colors.tsx। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख रहे हैं हम const colors इज़ इक्वल टू, यहाँ हम अब अपने कलर्स जो हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन हम इसको पहले एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, किसको एक्सपोर्ट करेंगे, कलर्स को, राइट। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सपोज करो मैंने मेरी ऐप का प्राइमरी कलर जो है वो है रेड, तो मैं रेड का एक बारी कलर कोड लेके आती हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देती हूँ। ये देखो मेरा कलर जो है वो हाईलाइट हो गया। अब मान लो मेरी ऐप में ग्रीन कलर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, वैसे इसको ना इस तरीके से लिखना चाहिए, ग्रीन, मान लो ग्रीन 100 है, ठीक है, इसको भी हमें ऐसे लिखना चाहिए था, प्राइमरी कलर, या मैं इस तरीके से भी दे सकती थी, रेड 200, रेड 300। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रीन डिफ़ाइन करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं ग्रीन कलर लूँगी, यहाँ से मान लो मैंने ये वाला ग्रीन कलर लिया और कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, तो मेरा ग्रीन कलर जो है वो हाईलाइट हो गया। ये एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे कॉमा लगाओ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो अब क्या है, मुझे आसान है, मुझे यहाँ आके ये नहीं देखना कि ग्रीन 100 पे किस तरीके का कलर दिखेगा मेरी ऐप में। मैं इसको जूम कर देती हूँ और क्लियरली नज़र आ जाएगा आपको। तो मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि रेड पे क्या कलर होगा, ग्रीन पे किस तरीके का कलर होगा। मैं येलो लिखूँगी अगर, तो येलो में कौन सा कलर होगा मेरा, येलो मान लो 200 करते हैं और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं येलो मान लो ये वाला कलर है जो हमारी ऐप में यूज़ होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे येलो को डिफ़ाइन कर दिया। अब मुझे बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा येलो कैसे वाला होगा। तो यही फ़ायदा है कि अगर मैं कलर हाईलाइट एक्सटेंशन यूज़ करूँगी तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ,
यहाँ मैं फ़िलहाल इसको अनइंस्टॉल कर देती हूँ, ठीक है, और रीस्टार्ट एक्सटेंशन कर देती हूँ। तो अब देखना मैं कलर्स पे जाती हूँ, यहाँ मेरे कलर्स जो हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको इंस्टॉल करती हूँ, और जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगी मेरी ऐप में जो कलर्स हैं वो हाईलाइट होने लग जाएंगे। तो इसलिए एक ये एक्सटेंशन होती है कलर हाईलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ करो और आपको इसके बेनिफिट्स भी दिखेंगे जब आप ज़्यादा काम करोगे। बहुत सारी इस तरीके की ऐप्स हैं जो बहुत सारी इस तरीके की एक्सटेंशन है जो यूज़ हो रही हैं, लेकिन मैं कुछ वो वाली एक्सटेंशन बता रही हूँ जिन पे काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं, जिन पे काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स हैं, मतलब जिन पे काफ़ी अच्छे इंस्टॉल काउंट्स हैं, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन पे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिटियर, ठीक है। अब प्रिटियर का क्या मतलब है? प्रिटियर जो है वो हमारा एक कोड फॉर्मेटर है। आपने अभी देखा होगा जब मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, हालांकि ये एक लिंटिंग एरर था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने यहाँ कहीं भी कॉमा नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी, सॉरी इसको हटाते हैं, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी, आपने देखा मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया, लेकिन आप देखना अगर मान लो मैंने यहाँ कॉमा मिस कर दिया है और मैं इसको सेव करूँगी तो मेरा अपने आप जो है यहाँ पर वो कॉमा ऐड कर देगा। लेकिन जब हम प्रिटियर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारी ऐप में भी एक प्रिटियर की फ़ाइल बनती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से हमारे ये जो फाइल स्ट्रक्चर होता है, हमने पूरा फाइल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, और मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि मैं आपको ये ESLint और प्रिटियर बाद में बताऊंगी। तो हमारी जो ये prettier.js बन रही है, इसके अंदर हम यहाँ पर रूल्स डिफाइन करते हैं। हम उसको बोलते हैं कि ट्रेलिंग कॉमास, यानी कि हर जगह पे कॉमा होना चाहिए। हमने उसको बोल दिया ऑल, यानी हर जगह पे जो है कॉमा होना चाहिए। तो प्रिटियर क्या करेगा, हर जगह पे इस रूल को फॉलो करेगा। सिंगल कोट मैंने उसको बोल दिया ट्रू। इसका मतलब कि अगर मान लो मैंने कहीं पे डबल कोट ऐड कर दिया है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर इसको, एक मिनट, यहाँ इस कोड को कॉपी करते हैं और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं डबल कोट ऐड कर रही हूँ और मैं यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूँगी, आप देखना ये सिंगल कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे कन्फ्यूजन नहीं है ना, मतलब हमने उसको बोल दिया जहाँ पर भी हो सके वहाँ सिंगल कोट लगेगा, तो मैंने उसको ट्रू कर दिया। अगर मान लो मैं उसको फॉल्स कर दूँगी और अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगी तो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने उसको फॉल्स कर दिया है। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला कि आप मैंने उसको ये नहीं बोला कि आप सिंगल कोट को ट्रू रखो। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ अगर मैं इसको, तो अब देखना क्या होगा। अब मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, अभी तक सब डबल कोट में दिख रहा है आपको, मैं यहाँ सिंगल कोट डालती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ। ये देखो इसने डिफ़ॉल्ट जो है उसको डबल कोट्स में दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रू करती हूँ तो उससे ये फ़ायदा है कि मेरा जो सिंगल कोट है हर जगह पे वो सिंगल कोट हो जाएगा, ठीक है, और जो मेरा डबल कोट जहाँ पे भी मैंने लिखा होगा वो भी सिंगल कोट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है ना, कोड फॉर्मेटिंग हो रही है इससे। अगर आप बाई चांस कोई गलती कर भी दे रहे हो तो कोड फॉर्मेटिंग हो रही है उससे। अलाउ पेरेंट्स का क्या मतलब है? जब भी आपका फंक्शन सिंगल पैरामीटर के साथ है तो वहाँ पर जो आपका ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस जो होते हैं, आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जब हम ये स्क्रीन 4 बना रहे थे उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मैं एक बार क्या करती हूँ, सारा कोड जो है ना यहाँ से इसको हटा देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सारा कोड हटा देते हैं। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैंने यहाँ लिखा रिटर्न और मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया व्यू। अब मैं इसको सेव करूँगी ना तो ये देखो ये एक लाइन में ले आया। हालांकि ये वाली चीज़ फंक्शन नहीं है लेकिन वो समझता है हर चीज़ को, उसको वो एक लाइन में ले आया। उसने बोला सिंगल चीज़ है, चलो भाई सिंगल पैरामीटर है या सिंगल मेरा API कॉल है, मतलब मेरा जो इंटरनल APIs हैं सिंगल है, चलो इसके अंदर आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी ये किससे हैंडल हो रही हैं, प्रिटियर से।
ठीक है। तो प्रिटियर रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे कोड फॉर्मेटिंग के लिए। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप प्रिटियर की वेबसाइट पे जाओगे आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो भी हम प्रिटियर के साथ कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये देखो, ये दिया हुआ है प्रिटियर डॉट अलाउ पेरेंट्स, फिर है ब्रैकेट सेम लाइन, फिर है ब्रैकेट स्पेसिंग, इसके बाद है डिसेबल लैंग्वेज या इनेबल या एंड ऑफ लाइन पे क्या करना है, या फिर वाइट स्पेसेस पे क्या करना है। मतलब ये सब चीज़ें जो हमारी कोड फॉर्मेटिंग है वो प्रिटियर हैंडल करता है। अब इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सटेंशन जो है, जैसे हमने कलर हाईलाइट देख लिया, हमने प्रिटियर देख लिया, अब हम चलते हैं हमारी ये ES7+ एक्सटेंशन। इसका क्या फ़ायदा है? जो भी मैं कोड का स्निपेट है, जैसे मान लो कि अभी तक तो क्या है कि हम यहाँ पर बनाते हैं एक कंपोनेंट, जैसे रैंडमली एक कंपोनेंट और बनाते हैं, उसका नाम देते हैं हम screen5.tsx। हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाके लिखते हैं const screen5। हालांकि प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट अप्रोच है, हम इस तरीके से लिखते हैं, रिटर्न इस तरीके से हम लिखते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको टाइप कर रहे हैं, सब चीज़ को हम टाइप कर रहे हैं, जिससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो रही है। लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो इस तरीके के फॉर्मेट के, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारी जो ये वाली एक्सटेंशन है वो हेल्प करती है। वो क्या करती है, आपको एक डिफ़ॉल्ट स्निपेट जनरेट करके दे देती है। आप यहाँ लिखोगे RNFE, जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो हमारा देखो सेम जो हम फॉर्मेट वहाँ लिख रहे थे, अपना डिफ़ॉल्ट जो हम अपना स्निपेट बनाते हैं, उसने यहाँ पर वो बनाकर हमको दे दिया। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। अब इसके अलग अलग तरीके के जो शॉर्टकट्स हैं, जैसे मैंने अभी RNFE लिखा था, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ RNF करके, तो क्या होगा, इस तरीके से वो मेरे को फंक्शनल कंपोनेंट्स बना के दे देगा। ये भी करेक्ट वे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे करते हैं RNC, तो इसका मतलब क्या है कि ये मुझे एक और कंपोनेंट बना कर दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा RN, यहाँ पे मैं बनाना चाहती हूँ क्लास कंपोनेंट, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी RN, साइड में देखो स्निपेट्स भी आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी देखो RNPC, ये प्योर कंपोनेंट बना के दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी RNPCE, तो रिएक्ट नेटिव का प्योर कंपोनेंट एक्सपोर्ट बना कर दे रहा है। अगर मैं मान लो इसको लिख देती हूँ, तो इसने एक तरीके से जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता था ना, उस तरीके का हमारा कंपोनेंट बना के दे दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब फ़ायदे जो हैं, ये इस एक्सटेंशन से मिल रहे हैं मुझे। इस एक्सटेंशन की वजह से मैं अपना कोड जो है वो स्निपेट के थ्रू लिख सकती हूँ, मतलब मैं स्निपेट जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सटेंशन पे। सब एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने का एक ही तरीका है, इंस्टॉल का बटन पे क्लिक करो। जैसे मेरे को कुछ रिकमेंडेशंस भी आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड हैं, कुछ वो भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे गिटहब कोपायलट का रिकमेंडेशन आ रहा है, तो यहाँ मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगी तो गिटहब कोपायलट जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। हालांकि देखना पड़ेगा कि आगे और किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं इसको यूज़ करने के लिए। अगर मैं NPM IntelliSense को देखूँ तो इसमें देखो क्या लिखा है, विजुअल स्टूडियो कोड प्लगइन दैट ऑटो कंप्लीट्स NPM एंड ऑटो कंप्लीट्स NPM मॉड्यूल्स इन इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ये भी एक अच्छा तरीके का कंपोनेंट है। अगर मैं इसको इंस्टॉल करती हूँ तो वो मेरे से क्या बोल रहा है, डू यू ट्रस्ट दिस पब्लिशर। मैं बोल रही हूँ येस, ट्रस्ट एंड इंस्टॉल। इस तरीके से जो मेरा ये वाला एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेकमेंडेड को बंद करते हैं। हम ये वाले दोनों देख चुके, अब चलते हैं हम ESLint पर। सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक हमने जो भी किया है अभी तक हमने जो भी एक्सटेंशन देखे हैं उनमें से वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये उनमें से मैं बोलूँगी सबसे अच्छी प्रायोरिटी पे है। ESLint का क्या मतलब है कि एक ऐसा एक्सटेंशन जो कि आपको लिंटिंग एरर्स दिखाएगा। यानी कि मान लो आप कहीं पर कॉमा मिस करना भूल गए, जैसे कि हमने प्रिटियर में देखा था ना कि हमारी जो कोड की फॉर्मेटिंग है वो करता है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेस नहीं दिया और मैंने यहाँ पे इसको सेव करने की कोशिश करी, तो अब क्या होगा, प्रिटियर आएगा और वहाँ पे वो इसको स्पेस दे देगा। अब मैंने यहाँ पर सेमीकॉलन नहीं लगाया, सेव कर दिया, प्रिटियर ने क्या किया, यहाँ पर सेमीकॉलन लगा दिया क्योंकि वो कोड को फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है,
लेकिन जो हमारा ESLint है वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि आपने किसी चीज़ को कोई टाइप में डिफ़ाइन किया था लेकिन आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, या फिर वो ये बोलेगा कि आपने ये इंपोर्ट तो किया है लेकिन यूज़ नहीं किया। मैं यहाँ पर बोलती हूँ टचेबल, मान लो टचेबल ओपेसिटी को हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं तो उसको, वो रेड एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इट्स वैल्यू इज़ डिक्लेयर्ड बट इज़ नेवर रीड। मतलब कि आपने इसकी वैल्यू तो यहाँ पर दे दी लेकिन आपने इसको रीड नहीं किया कभी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैं एक डिफ़ाइन करती हूँ कॉन्स्ट, मैंने बोला यहाँ पे स्टेटस फॉल्स। अब ये बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे फिर एरर दिखा रहा है। मैंने जैसे इसको सेव किया, इसने क्या किया, मैंने यहाँ मल्टीपल स्पेसेस दिए हुए थे, यहाँ पे मैंने ये हटाया हुआ था, टेक्स्ट को मैंने ऐसे किया हुआ था, फिर दोबारा से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेके उसको इसी तरीके से हेलो लिख दिया था। अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, स्टेटस जो है वो बोल रहा है आपने डिक्लेयर तो कर दिया पर इसकी वैल्यू को कभी रीड ही नहीं किया, कहीं शो ही नहीं करवाया आपने। तो अब मैं जैसे इसको सेव करूँगी, आप देखना दोनों काम होंगे। ESLint भी अपना काम करेगा, सॉरी ESLint तो अपना काम तब करेगा ना जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे, मतलब जब हम उसको इनिशलाइज करेंगे, कहीं पर रीड करेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है आपने डिक्लेयर तो कर दिया, इनिशलाइज तो कर दिया, लेकिन इसको रीड तो करो कहीं पे। अगर मान लो मैंने यहाँ हेलो की जगह स्टेटस को कॉल कर दिया ना, तो उसका ये एरर चला जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो प्रिटियर भी अपना काम करेगा। ये देखो प्रिटियर ने क्या किया, ये वाले एक्स्ट्रा स्पेसेस जो थे वो हटा दिए, और टेक्स्ट को जो मैं यहाँ तक लेकर आई हुई थी उसने उसको क्या किया, सेव करके एक ही जगह पे कर दिया। ये अच्छी चीज़ें हैं। जब आपका कोड जो है 2000-3000 लाइन का हो जाता है ना, तब अगर आपके पास इस तरीके से कंटेंट लिखा हो कि कहीं पे एरर है, कहीं पे स्पेस है, कहीं पर नहीं है, या फिर इस तरीके से आप ऐड करते जा रहे हो, आपका कंटेंट बहुत बड़ा होता गया है। ठीक है, यहाँ पे आपने कंटेंट बड़ा कर दिया, कहीं आप ऐसे लिख दे रहे हो, कहीं पर आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट ऐसे लिखा फिर कहीं एंटर कर दिया, तो इस तरीके से तो कोड को समझना मुश्किल है। जब मैं इसको सेव करूँगी तो मेरा प्रिटियर क्या करेगा कि इन सबको अलाइन कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, और मेरा ESLint क्या करेगा, वो हाईलाइट करता रहेगा, कॉन्स्टेंटली हाईलाइट करता रहेगा और बताता रहेगा कि भाई इसको यूज़ तो करो, डिक्लेयर कर दिया, इसकी वैल्यू को यूज़ तो करो। अगर मैं यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी को डिफाइन कर देती ना, मतलब अगर मैं टचेबल ओपेसिटी को यहाँ पे यूज़ कर लेती तो वो मेरे को एरर देना बंद कर देगा। लेकिन वो अभी यहाँ पर एरर देगा, वो बोलेगा कि रैपर का व्यू तो आपने बना दिया लेकिन इसके अंदर कुछ काम तो करो। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया टेक्स्ट हेलो। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया, उसने बोला एरर भी देना बंद कर दिया, मतलब वार्निंग, वो एरर नहीं था, वार्निंग उसने देनी बंद कर दी यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम ये वाले सारे एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं जब हम टीम में काम करते हैं या जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारे एक्सटेंशंस हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया, कलर हाईलाइट, हमारा ES7+, इसके बाद हमने ESLint देख लिया, इसके बाद हमने प्रिटियर देख लिया। अब हम चलते हैं गिट लेंस पर। जब आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पर डालोगे या जब आप अपने विजुअल स्टूडियो को गिट के साथ कनेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, गिटहब जो है वो यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा कि किसने क्या कमिट किया है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको हटाते हैं, मैं लिखती हूँ RNFE, अपने प्रॉपर वाले उस पे चलते हैं फॉर्मेट पे, और मैं यहाँ क्या करती हूँ, मान लो स्क्रीन 3 पे जाती हूँ, यहाँ पे अपना कर्सर रखती हूँ या यहाँ पे अपना कर्सर रखती हूँ। क्या हो गया है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर रख रही हूँ, आई थिंक थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ तो शायद नज़र आएगा। वापस से इसको ऐसे कर लिया मैंने। अब क्या करते हैं, एक बार ना ऐप पे चलते हैं, वैसे तो हर फाइल में दिखाता है, एक बार ऐप पे चलते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पारुल नंदवानी लास्ट मंथ इनिशियल कमिट। इसका क्या मतलब है, पारुल नंदवानी ने लास्ट मंथ कमिट किया और उसका जो मैसेज था, मतलब जो मैंने इनिशियल कमिट किया था उसका मैसेज जो था वो ये था, मेरा जो ब्रांच है, मतलब कि मेरा जो इनिशियल कमिट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो डिटेल दे देगा। तो मेरा जो इनिशियल, अभी तक हमने ना एक्चुअली इसको कमिट किया नहीं है, इस वजह से ज़्यादा डिटेल नहीं आ रही है। तो बोल रहे कि आपका जो इनिशियल कमिट है ना वो ये है, आपने ये सब कुछ हटाया था यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आपने और भी कुछ चीज़ें करी हैं,
तो वो ये सब कुछ दिखा रहा है। अगर जैसे ही मैं अपने कोड को कमिट कर दूंगी गिट पर, तो मेरे को ना यहाँ वो दिखाने लगेगा कि कब कब आपने क्या क्या कमिट किया, किस किस मैसेज के अगेंस्ट। यहाँ पे मेरे को अपनी ब्रांच की डिटेल देने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप बड़ी टीम में काम करते हो तो आपको देखना होता है कि ये वाला कमिट, मान लो कुछ गड़बड़ हुई, तो आपको देखना होता है कि ये वाला कमिट किसने किया। यहाँ पर मैंने स्क्रीन 4 किया, तो वो क्या बोल रहा है कि 2 आवर्स पहले आपने ये स्क्रीन 4 यहाँ पर लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने इस लाइन पे क्लिक किया तो उसने ये बोला लास्ट मंथ आपने जो है यहाँ पर कुछ इनिशियल कमिट जो है ये आपका आपने किया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो अभी यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक ना अपने कोड को गिट पे कमिट नहीं किया। अगर मैं कमिट कर दूंगी तो यहाँ दिखाने लग जाएगा कि क्या कमिट हुआ था। सपोज करते हैं अभी मैंने कमिट नहीं किया है। जब हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर लाएंगे तब मैं अपने कोड को कमिट करूँगी, तो आप ब्रांच से कोड को पुल भी कर सकते हो। तो अभी के लिए क्या कर रही हूँ मैं, अभी मैं ये वाले प्रोजेक्ट को कमिट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो हमारा लर्निंग फेज़ है ना, इसमें तो हम सीख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अब गिट लेंस का मतलब आपको समझ में आ गया। ये गिट लेंस का मतलब ये है कि वो वाला लेंस जो बताए कि किसने कोड को कमिट किया है, किस मैसेज के साथ कमिट किया था, उस पर आप क्लिक करके उस ब्रांच की डिटेल देख सकते हो। ठीक है, npm इंटेलिसेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है हमारा टेलविंड CSS। जब आप रिएक्ट नेटिव में टेलविंड CSS एक तरीका होता है स्टाइलिंग देने का, उसको हम नेटिव विंड के साथ यूज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव में। तो जब आप उसको यूज़ करोगे तो उस टाइम पे ये काम करेगा। अभी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको डिस्कस करना, आपके साथ डिस्कस करना, तो इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं हस्की। अपने फटाफट से नोट्स ओपन करो और वहाँ पर लिखो हस्की। हस्की क्या करता है, हस्की क्या करेगा, मतलब हस्की जो है वो लिंटिंग को भी देखेगा, फॉर्मेटिंग को भी देखेगा, टेस्ट केसेस को भी देखेगा। मतलब हस्की जो है वो जब हम टीम में काम करते हैं तो उस टाइम पे हस्की रिस्पॉन्सिबल होता है कि कुछ भी फालतू कोड जो है, जैसे कि हमारा मान लो कई बारी कंसोल लॉग्स रह जाते हैं, कई बारी हमने कोई लिंटिंग मिस कर दी, कई बारी हमने कहीं कोई फॉर्मेटिंग मिस कर दी, कई बारी हमने जो टेस्ट केसेस लिखे और वो पास नहीं हो रहे फिर भी हम कोड को कमिट करे जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को गिट रेपो में कमिट पुश होने से बचाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है। जब हम कोड में आगे बढ़ेंगे, जब हम इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाएंगे, उस टाइम पे मैं आपको ये वाला एक्सटेंशन जो है उसको बताऊंगी किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। लेकिन हस्की यूज़ करने के लिए ना 2 चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, हस्की प्लस लिंट स्टेज्ड। ये 2 चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं अगर हमें इन सब चीज़ों को रन करना है। तो देखो, जब हम अपनी ऐप में काम कर रहे हैं, अब मान लो आपने प्रिटियर इंस्टॉल नहीं किया, तो क्या होगा, फॉर्मेटिंग रन नहीं होगी क्योंकि हमने इंस्टॉल ही नहीं किया। अब मान लो आपने ESLint जो है वो इंस्टॉल नहीं किया, तो क्या होगा, लिंटिंग एरर्स जो हैं, कुछ अननेसेसरी कोड पड़ा होगा तो वो दिखने लग जाएगा, मतलब वो पड़ा ही रहेगा, मतलब कुछ गार्बेज जो है हमारे प्रोजेक्ट में बनाते बनाते आ जाता है तो वो गार्बेज जो है वो पड़ा ही रहेगा। मान लो कि आपने जो है ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल नहीं करी, लेकिन आपने हस्की इंस्टॉल कर लिया है, तो क्या होगा, हस्की क्या करता है, कुछ हुक्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि प्री कमिट हुक हो गया एक, या मान लो हो गया प्री पुश हुक बना दिया उसने, या मान लो पोस्ट पुश हुक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ हुक्स बनाए जाएंगे, जैसे कस्टम हुक जिसको कह लो, एक तरीके से कुछ हुक्स बनाए जाएंगे। उसमें क्या होगा, प्री कमिट में वो ये चेक करेगा, वो 2-3 कमांड्स रन करेगा। क्या, वो लिंटिंग के लिए कमांड रन करेगा, वो फॉर्मेटिंग के लिए कोड कमांड रन करेगा, वो टेस्ट केसेस को चेक करने के लिए कमांड रन करेगा। अगर ये सब चीज़ें पास होंगी तो ही आप अपना कोड कमिट कर सकते हो। अब कमिट तो कर दिया, लेकिन प्री पुश के टाइम पे, यानी कि जब अभी तो कमिट किया है, अब पुश भी तो करना है कोड को, पुश करने के टाइम पे वो क्या करेगा, मान लो टेस्ट केसेस यहाँ नहीं रन करे थे,
यहाँ नहीं रन करे तो प्री पुश के टाइम पे वो क्या करेगा, टेस्ट केसेस को रन करेगा। अगर टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, अगर मुझे यहाँ पे पास मिल रहा है, तो ही मेरा कोड जो है वो पुश होके मेरी रेपो तक जाएगा, मतलब मेरी ब्रांच तक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम हुक्स को यूज़ करते हैं। अब मान लो कि हमने कोड को पुश कर दिया। अब पुश होने के बाद यानी पोस्ट पुश क्या होना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी npm इंस्टॉल से जो डिपेंडेंसीज है ना वो सब एक बार ही इंस्टॉल हो जाएं, या पॉड इंस्टॉल से मेरी जो iOS की डिपेंडेंसीज हैं वो दोबारा से एक बार इंस्टॉल हो जाएं, ताकि अगर कहीं से भी कुछ इंस्टॉल हुआ हो तो वो मेरे पास आ जाए। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं हस्की को रन करूँगी वो ये सारी कमांड्स जो है वो रन कर देगा। वो किसके थ्रू करता है, लिंट स्टेज्ड के थ्रू क्या करता है ये सारे काम। अब कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअली, जैसे मान लो मैंने ESLint इंस्टॉल करके रखा है, हम एक टीम में काम कर रहे हैं, हम 4-5 लोग हैं, हम टीम में काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी ब्रांच बनाई, अपना काम किया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले टेस्ट को रन कर लिया, टेस्ट केसेस को रन कर लिया। अगर वो फेल हो रहे थे तो मैं क्या करूँगी, मुझे देखना पड़ेगा मेरे काम की वजह से फेल हुए क्या, या कुछ और रीज़न था कि फेल हुए। अगर फेल हो रहे हैं तो मेरा कोड पुश नहीं होगा, मेरा कोड कमिट नहीं होगा, मेरा कोड पुश नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा कि अगर मैं रैंडमली जाके ये टेस्ट केसेस जो हैं अगर लिख रही हूँ कि npm रन टेस्ट, तो उसके या डिटॉक्स यूज़ कर रही हूँ या जेस्ट यूज़ कर रही हूँ, मैंने लिखा npm रन टेस्ट, अगर वो फेल हो गया तो मेरा कोड जो है नॉट कमिटेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने क्या किया, मैंने मैनुअली रन किया, मैंने मैनुअली रन टेस्ट किया। ठीक है, अगर मैं मैनुअली इसको रन नहीं करती हूँ तो क्या होगा, लास्ट में मैं हस्की की कमांड रन करूँगी, जिससे क्या होगा कि अगर मेरा कोई टेस्ट केस फेल हो रहा होगा तो वो मेरे को बता देगा, या अगर मैंने लिंटिंग नहीं सेट की होगी तो वो लिंट कर देगा, या अगर मैंने कहीं फॉर्मेटिंग मिस की होगी तो वो फॉर्मेट कर देगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके थ्रू मिलती हैं, हस्की के थ्रू। तो इसलिए ये जो है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो कि हमारे गिट रेपो में या हमारी ब्रांच में गार्बेज कोड जो है वो जाने से रोकती है। कई बार ये होता है कि हम काम कर रहे थे और हमने कंसोल लगाया डीबगिंग के लिए और हम कंसोल हटाना भूल गए। ये तो जब हमारा कोड रिव्यू होगा, जब हमारा कोड जब ब्रांच में जाएगा, पुल रिक्वेस्ट बनेगी और जब वो रिव्यू होगा, और अगर रिव्यूअर ने नोटिस कर लिया तो मेरा कंसोल जो है वो वहाँ से वो रिव्यू पे मेरे को डालेंगे कि आपको ये कंसोल रिमूव करना पड़ेगा। अगर उनसे भी मिस हो गया तो क्या होगा कि मेरा एक कंसोल जो है वो मेरी मेन रेपो पे चला जाएगा, मतलब मेरी डेव रेपो या कोई भी मेरी रिपोजिटरी पे चला जाएगा। और सपोज़ करो मैं ये कंसोल जो है किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए करके देख रही थी, कोई की थी मेरी या कुछ और चीज़ थी, वो कंसोल करके देख रही थी, वो तो क्या होगा, वो तो एक्सपोज हो गई कंसोल के थ्रू। तो इसीलिए हस्की जो है वो ये गार्बेज ही है ना हमारे लिए, ये गार्बेज को रिपोजिटरी तक जाने से रोकता है, इसीलिए हम हस्की को यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिटेल बता दी मैंने आपको हस्की के बारे में। आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गई हो, काफ़ी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन थी और एकदम टू द पॉइंट हमने समझा। तो आई थिंक मैंने सारी एक्सटेंशंस जो हैं उसको कवर कर लिया है। आप और भी एक्सटेंशन एक्सप्लोर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो कि अगर क्या पता वो यूज़फुल एक्सटेंशंस हों, क्या पता हम आपस में, हमारी जो कम्युनिटी है, हम आपस में डिस्कस करके उस एक्सटेंशन को हमें लगे कि वो यूज़फुल है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी शेयर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरी है तो उसको भी शेयर करो, आपस में डिस्कस करेंगे, क्या पता कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, किसी की कोई क्वेरी हो, कोई और हेल्प कर दे, या मेरे साथ आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आप कॉमेंट करो या ईमेल कर दो। तो हम एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू भी, जिससे कि हम आपस में शेयर कर सकते हैं कि कहीं पे भी अगर एरर आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कई बार हो सकता है कभी मुझे हेल्प की ज़रूरत हो, मैं आप लोग को रीच आउट कर सकूं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हम बताएंगे कि इस तरीके की अगर हम कुछ और एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। सो आई होप आज जो मैंने ये एक्सटेंशन का एक टॉपिक लिया वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये डिस्कस करना ज़रूरी था। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जब भी मैं फाइल्स बना रही हूँ, जब भी मैं अपना कोड कर रही हूँ, तो उस टाइम पे
जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं, तो वो डिस्कस करना ज़रूरी था। अभी आप देखो जैसे यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आपने इनलाइन स्टाइल दे दिया है। रिएक्ट नेटिव के अंदर ESLint के अंदर एक चीज़ होती है जिसको अगर मैं सेट कर दूंगी नो इनलाइन स्टाइल, तो क्या होगा, मेरे को यहाँ पर वो एरर देने लगेगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो मेरी ये ESLint वाली फाइल है, अगर मैं यहाँ पे जाके रूल्स डिफाइन कर दूँ और मैं यहाँ पे बोलूँ रिएक्ट नेटिव नो इनलाइन स्टाइल्स, और मैं उसको बोलूँ कि मुझे एरर दे दो। अब देखना, जैसे ही मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया कि भाई ये तो अलाउड ही नहीं है। तो देखो ESLint का कितना फ़ायदा मिला ना, कि हमने यहाँ पे रूल डिफाइन कर दिया नो इनलाइन स्टाइल। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई जूनियर होगा टीम में, या अगर मान लो किसी सीनियर से भी इनलाइन स्टाइलिंग ऐड हो गई, तो वो कमिट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एरर दे रहा है। जब हस्की रन होगा तो वो एरर दे देगा, यहाँ पे वो कमिट नहीं करने देगा इस कोड को। तो कितना अच्छा फ़ायदा हो गया ना हमें ये एक्सटेंशन का, कि हमें पहले ही उसने दिखा दिया, पहले ही उसने हमें हाईलाइट कर दिया कि भाई यहाँ एरर है। अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे बोल रहे हैं 9 एरर्स हैं आपके इस तरीके के, आपने 9 जगह पर इनलाइन स्टाइलिंग दे रखी है जो कि अलाउड है ही नहीं। ये रूल जो है उसके अकॉर्डिंग इनलाइन स्टाइल जो है वो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कितनी फ़ायदा हुआ। तो आई होप आज की वीडियो भी आपने इन्जॉय करी होगी, और अगर कुछ भी क्वेरी है तो मैं बार बार बोल रही हूँ फिर दोबारा से कि प्लीज़ उसको जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करो, आपस में हम डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट निकल कर आएगा। तो तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि कीप सपोर्टिंग द चैनल, कीप शेयरिंग द वीडियोस, और कुछ भी शेयर करना चाहते हो अपनी जर्नी से रिलेटेड, अपनी डेवलपमेंट जर्नी से रिलेटेड, सो प्लीज़ करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।